बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान को भेजे गए धमकी आमेज खत का मामला संजीदा नौयत इख्तियार कर रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने काबीना का खसूसी इजलास बुलाया, जिसमें शुरका को इस खत के मंदरजात के हवाले से एक तो ब्रीफिंग दी गई और उनको एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना है कि ये उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक बैरूनी साजिश है और इस खत में ये कहा गया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो फिर उस मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में मुश्किलात पैदा होंगी, बसूरत दीगर फिर आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया और यही सजेशन भी सामने आई कि जो नेशनल सिक्योरिटी है पार्लिमानी कमेटी उसका इजलास बुलाया जाए। और फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन को भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा कि इस खत में इसके क्या मंदरजात हैं और इस पर किस तरह पाकिस्तान को धमकाया गया है। बाद अज़ां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों और एंकर्स के साथ भी इंटरेक्शन की और उनको भी इस खत के हवाले से बताया गया। सवाल जवाब का सेशन भी हुआ और उस पर यह भी बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो दौरा रूस है उस पर भी इस खत में तशवीश का इजहार किया गया था। उनकी बहुत सी गुफ्तगू मीडिया में आ चुकी है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो एक बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है आज के रोज़ वो ये कि MQM पाकिस्तान जो हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की हलीफ जमात थी, अब वो अलहदा उन्होंने उनसे अलहदगी इख्तियार करके अपोजिशन रैंक्स को ज्वाइन कर लिया है, मुत्तहिदा अपोजिशन की ज्वाइन कर लिया है। बल्कि एक जुमला भी आया था कि मुत्तहिदा अपोजिशन की हुई और आज एक तहरीरी मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। खालिद मकबूल सदीकी साहब मौजूद थे, शहबाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और अब ये तय पाया है कि साथ चला जाएगा। ये भी एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि हुकूमत के लिए जो 7 वोट थे अब वो अपोजिशन के पलड़े में चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इन मामलात का आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। उसके लिए जो हमें जिन मेहमान शख्सियात ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई और सियासी तजिया निगार अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं फरिया इदरीस साहिबा, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट है, अपना शो करती हैं अब तक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौसम मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से फरिया से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। फरिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फरिया, आज आप मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एंकर्स के साथ इंटरेक्शन की, बहुत सी तफसीलात तो आ चुकी हैं। जाहिर बात है एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बहुत सी चीज़ें नहीं बताई गई, वो हम आपसे पूछेंगे भी नहीं। जानने में चाहूँगा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब खत के हवाले से आप लोगों को बताया और जो आपके Q&A हुए, उसके बाद अब आपका क्या तासुर है? प्राइम मिनिस्टर कैसे इस मामले को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे जो अहम बात है ना, काफी दिनों से जो गुफ्तगू हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने तो खत दिखा दिया था जलसे में, और उससे पहले मेरा ख्याल से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर जब से प्राइस की बात करते हैं तो एक्चुअली वो है क्या। तो उसके बाद अपोजिशन को भी आपने देखा, अक्सर लोगों ने सवालिया निशान उठाया कि असल में कोई मामला है या ये कोई सियासी चाल है प्राइम मिनिस्टर की। तो आज के बाद हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि असल में ये मरासला मौजूद है। इसको बहुत सारे लोगों अब इंफॉर्मेशन में शामिल हो चुके हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसको किसी भी तरीके से डिनाय नहीं किया जा सकता, मगर क्योंकि जैसे कि आपने सही कहा कि सेंसिटिव मामलात हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती। लेकिन जो चीजें अब हम सबको नजर आ रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पे अब हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई और ये कहा गया कि रिजीम चेंज को आप फैसिलिटेट करें और अगर रिजीम चेंज नहीं होती तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस भी हैं। तो यही बात इन इतना काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद और भी बहुत सारे मामलात हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो बड़े सीनियर लोग हैं। जो मैसेज है वो हाईएस्ट ऑफिस की तरफ से दिया गया पाकिस्तान को। डिप्लोमेटिकली बहुत सारे मामलात होते हैं, आई एम श्योर गर्म सर्द बहस भी होती है, ये तरीकाकार है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मामला हो रहा है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का और उनकी रजीम के हवाले से, तो इसीलिए ये फिर नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनता ही बनता है। और जिनके पास इसकी कॉपी पर ये मिनट्स आए हैं उसमें 3 ऑफिशियल्स हैं, जिनमें से एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके पास इसकी कॉपी मौजूद है। ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी इरादा किया है कि अब इसको वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे इन कैमरा ब्रीफिंग में, क्योंकि लीगली उन्होंने अपने लॉयर से मशवरा किया, उनको ये बताया गया है
कि वो पार्लियामेंट में यकीनन इसको ला सकते हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। अच्छा फरिया, ये आपने बताया कि पार्लियामेंट में ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस पे ले सकते हैं, और ये भी बताएगा कि मैंने इब्तिदाई में कहा जो बात आप लोगों की जानिब से सामने ये मुरासला है हमारी सफ़ीर की जानिब से है ये, और उनकी जो मीटिंग्स हुई, स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो मीटिंग्स हुई, उसके नतीजे में ये केबल आई है जो डिप्लोमेटिक केबल है, या धमकी आमेज खत इसको कह लें? देखिए, ये कम्युनिटी होता है, जो भी मामलात होते हैं उनकी तमाम तफसील भेजी जाती है पाकिस्तान में। जितने भी हमारे मिशन हैं, जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये एक रूटीन का मामला होता है। लेकिन क्योंकि इस मीटिंग में बड़े हाई ऑफिशियल्स थे तो इसलिए इसकी अहमियत जरा ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, इसमें क्योंकि जो जबान बताया गया है, हमें इस्तेमाल हुई है, वो काफी धमकी आमेज है और काफी समझा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म से नहीं मुताबिकत रखती, तो इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन यकीनन इसमें हमारे एम्बेसडर भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की आपस में मीटिंग की जो मिनट्स आप कह लें या उनका ट्रांसक्रिप्ट कह लें, ये वो डॉक्यूमेंट है और ये काफी लंबा डॉक्यूमेंट है। हमने जो बात बताई है वो उसका एक हिस्सा है। इसमें बहुत सारी बातचीत हुई। एक और बात मैं आपको बता सकती हूँ कि जब ये हुई है मीटिंग, तो इसी मीटिंग में फिर हमारी तरफ की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात की कि ठीक है, हमारी बातचीत हो रही है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त तक नहीं आई थी। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कई बार जिक्र हुआ है। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बात है, एक और मुल्क के लोगों को पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फरिया इदरीस। आपने हमारे साथ अपना जो तज्जिया है और जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की। व्यूअर्स, फरिया इदरीस हमसे गुफ्तगू करी थी। मैं आपकी इजाज़त से चौधरी साहब अमजद शैब साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। अमजद शैब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये फरिया इदरीस साहब चूंकि आज मौजूद थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंटरेक्शन की, उन्होंने इस हवाले से बात की कि भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था और आपने कहा कि आपके भी इल्म में ये बात थी कि इस तरह का एक ख़त आया है जिसपे पाकिस्तान को धमकाया गया है। आपके मैं इंप्रेशंस लेना चाहूँगा, इसको कैसे टैकल करना चाहिए? और ज़ाहिर बात है इस वक्त जब हम इस ख़त की बात कर रहे हैं तो मुल्क में तरीके अदम एतमाद के हवाले से तो अपोजिशन, आज शहबाज शरीफ साहब कहती है तारीखी मौका है कि तमाम अपोजिशन इस वक्त एक सफ़े पर है, तो अब इस मामले को कैसे हुकूमत आगे बढ़ा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपने मुख्तलिफ एक्शंस में थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, एक्चुअली जरूरत इसकी थी कि जिस दिन ये खत आया है उसके अगले दिन कंफर्म हो गया। जैसे ही ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने जमा कराई तो पता लग गया कि ये खत वाकई हकीकत है जो कि आपको यहाँ पे प्ले की जा रही। अगले ही दिन आपको चाहिए था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करते और उसमें इस खत का पूरा डिटेल से तजिया होता, तमाम मुज़मरात का जायजा लिया जाता कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है, क्या थ्रेट्स हैं, और फिर उसकी रोशनी में अपनी रिस्पांस वर्कआउट की जाती कि हमें क्या करना है। ठीक, आज लोग ऐसे ही कोई बात करता है कि जी हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उनके एम्बेसडर को बुला के, ये चीजें ऐसी नहीं है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस बनानी पड़ती है जिसमें कि हो सकता है कि आपको ये भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी रिकमेंड करती कि जनाब पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में ले, तो पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुला के कॉन्फिडेंस में लिया जाता, या ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होती है उस तरह के उनके लीडर्स को बुला के उनको कॉन्फ्रेंस लिया जाता कॉन्फिडेंस में डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर। सो काफी कुछ ऐसा है जो कि करके इसमें नेशनल कंसेंसस बनाने की जरूरत थी। ठीक, और जो आज जिन एलिमेंट्स का हमें शक है कि वो इसमें शरीक हैं साजिश में, वो आइसोलेट भी होते, शर्मसार भी होते, और हो सकता है कि आप बाद में उनके खिलाफ एक्शन भी कर सकते। अब क्या करना चाहिए? नेशनल अब तो 27 मार्च को डिस्क्लोज किया ना जी। नेशनल कंसेंसस बनने का मतलब ये है कि आपका एक कौम की तरफ से मैसेज जाता कि जाओ, आपने जो करना था कर लिया, या करना चाहते हैं तो करें, हम मुत्तहिदा और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इकट्ठे हैं। ये यूनिफाइड अप्रोच होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमने जो करना था वो तो अब जो कुछ हम कर चुके हैं, इसका वावेला शोर शराबा पब्लिक में लाके इसको ढोल पीट दिया हमने, तो अब हमारे लिए इसके ऊपर डायरेक्ट कुछ करना जो है वो मुश्किल है। मेरा अपना ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट सर्वाइव भी करती है तो बाहर से इनके लिए इतनी दुश्वारियां इतने मसाइल पेश किए जाएंगे। हमें अपनी कंडीशन, अपने हालात को सामने रखना चाहिए कि पाकिस्तान कर्जों में घिरा हुआ, मकरूज है, बहुत दबा हुआ मुल्क है कर्जों में।
जी। और आइंदी कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा अभी तक इकोनॉमी के रूप से कि हम इन कर्जों से कोई जल्दी जान छुड़ा सकते हैं। सही। IMF में फिर FATF में हम फंसे पड़े। भारत और अफगानिस्तान, टेररिज्म वगैरह ये हमारे सरहदों पे मौजूद है। इन हालात में एक ऐसी डिप्लोमेसी की जरूरत थी कि आप सुपर पावर्स को, इन लोगों को नाराज ना करते, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है वो चला के रखते। ये करने का तरीका मिसाल के तौर पे जब आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो ये भी जवाब हो सकता है आपका कि ये सेंसिटिव इशू है, हमारी पार्लियामेंट फैसला करेगी कि इस पे क्या करना। ठीक। हमेशा पार्लियामेंट को सामने रखें, आगे रखें। ठीक है, तो मैं आपकी अमृत शाह साहब चाहूंगा कि ये नुकात आपके सामने, आपने अपना तजिया दे दिया, दोबारा लौट के आपके पास आएंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें भी ज्वाइन किया, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी हम वेलकम करते हैं। कुंडी साहब, आपकी इजाजत से एजाज साहब से पहले मैं जो दो नुक्ता नजर आए फिर आपका भी आएगा, उसका जवाब ले लेता हूँ। एजाज साहब, सर बताइएगा, फरिया इदरीस की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन जो अमजद शुएब साहब हैं उनका ये कहना और मानना है कि आज भी कहा गया कि 7 मार्च को ये खत मौसूल हुआ था और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई, फिर क्यों कर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 27 तक इस बात को अपने पास रखा और फिर 27 को जलसे में आके डिस्क्लोज किया? बकौल अमजद शुएब साहब के, क्या ये बेहतर ना होता कि जैसे ही उनको ये खत मौसूल हुआ और जब उनको इसका इल्म हुआ तो वो इस पे कॉन्फिडेंस पे लेते, चाहे वो पार्लियामेंट को या पॉलिटिकल पार्टीज को मीटिंग बुला ली जाती, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया जाता और इस पे कंसेंसस बिल्ड किया जाता? एजाज चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया अनवार भाई। जनरल साहब बहुत ही जहांदीदा आदमी हैं और मैं उनकी हमेशा आरा की कदर करता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो हमारी अस्करी क़यादत थी, इसके इल्म में ये दस्तावेज़ फ़ौरन लाई गई थी जी, और जो चीज़ें मंजर आम पे आई हैं या मज़ीद आ जाएंगी, उस वक्त हमारे पेश नज़र OIC की कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये चीज़ एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल थी कि पाकिस्तान के लिए ये एज़ाज़ भी था कि यानी 2-2.5 माह के वक्फे के अंदर दूसरी मरतबा OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो जी, और किसी कंट्रोवर्सी को हम इस तरह शुरू कर लें और उसके नतीजे में कोई अंदेशा था इस बात का कि उसके ऊपर ख़राब असरात हों। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज़ के, बिलखुसूस PMLN के लीडर्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि इससे कबल मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से जी, इनकी एक शख्सियत है जो बैरून मुल्क बैठी हुई है और खुल्लम खुल्ला उनके साथ उनकी मुलाकातें होती रही हैं। ठीक। और जो चीज़ यहाँ पर काबिल ज़िक्र और काबिल गौर है कि उन लोगों को पता था कि पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट में एक मरतबा नहीं 2 मरतबा उसे सज़ा दी हुई है और तीसरी ये कि वो यहाँ से मफरूर हैं और यहाँ पर अदालत में उनकी यहाँ पर तलबी मौजूद है, यानी एक मुजरिम हो, दूसरा मफरूर हो, उसकी तलबी अदालत में हो। यानी ये जो चीज़ है, आप क्या नहीं समझते कि कोई कनाइवेंस है इसके अंदर, कोई इसके अंदर साजिश का अंसर शामिल है? अच्छा, चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसे फिलफौर सामने ले आना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस को खैर खैरियत से हो गई। उसके बाद हमने बतदरीज ज़िम्मेदार हलकों के सामने इसको लेकर आए हैं और मेरी दानिस्त में, मैं तो एक आम आदमी हूँ ना, बिल्कुल आम आदमी पाकिस्तानी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन है तो एक सियासी कारकुन की है जी। मैं समझता हूँ कि असल स्टेक होल्डर किसी भी मुल्क के उसके अवाम होते हैं। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके कुछ मकासद थे जब ये बनाया गया था। ये दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरा ही दूसरी ममलिकतों की तरह नहीं था। यहाँ पर एक ख़ास, मैं उस यानी तवील गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, इसके कुछ मकासद थे। चुनाचे हमने इसे मुनासिब वक्त के ऊपर अभी ज़िम्मेदार हलकों के अंदर इसको लेके आए हैं। आज काबीना के सामने रखा गया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखे जाने का इम्कान है और उसके बाद जो यानी इन कैमरा सेशन है पार्लियामेंट का, उसके अंदर भी आ रहा है। मेरा ख्याल है हम सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं और जो असल चीज़ है, जो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी है, अगर वो इस दस्तावेज़ के जो उसके अंदर अंदराज है, अगर वो ये कह रहा हो कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल होता है तो आपको
यानी कॉन्सिक्वेंसेस, खतरनाक नतायज भुगतना पड़ेंगे। हाँ, ये जरा जो आपने नुक्ता उठाया, जहाँ साहब मैं जरा फैसल कुंडी साहब से, तो फिर आपके लिए आसानी, जी फैसल कुंडी साहब से पूछते हैं, जो आपने उठाया कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है। आप, मेरा ख्याल है ये बेहतरीन हिकमत अमली थी, ठीक है, बेहतरीन हिकमत जिसके तहत आप इसको लेकर आए और प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार की। जी फैसल करीम कुंडी साहब, सर अगर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, वो जो धमकी आमेज खत है, और जैसे एजाज चौधरी साहब भी कह रहे हैं और आज यही बताया गया, आपसे कबल फरिया अदरीस भी बता रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये भी उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते तो फिर आसानियां पैदा होंगी, वरना कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आप लोग मिले हुए हैं इस वक्त बैरूनी साजिश में और उसके तहत तहरीक अदम एतमाद लेकर आए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अनवार साहब, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पीटीआई के दोस्त बोल रहे थे, लेकिन मुझे उनकी आवाज नहीं आती, आपके प्रॉब्लम की आवाज। एजाज चौधरी साहब हैं सर, सेनेटर एजाज चौधरी साहब। हाँ, एजाज चौधरी साहब बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत अच्छी माफी। जी देखें, अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, हमने कोई गैर जमहूरी अमल नहीं किया, हमने जमहूरी अमल किया। अगर ये खत आप अभी फरमा रहे थे कि 7 मार्च को आया है जी, और उससे पहले जब हम अदम एतमाद की बातें कर रहे थे, इनकी वफाकी वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी अपना अदम एतमाद लेके आओ। 48 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए, आप अदम एतमाद की तहरीक जल्दी लाएं ताकि हम आपको बंदोबस्त करें। हम तो जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक लेके आ चुके थे। पहले ये ओआईसी के पीछे छुप रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने अब कह रहे हैं कि जी अगर जो है वो हमें हटाने के लिए, जब इनके अपने अलाइज, इनके अपने दोस्त इनको छोड़ गए, अब कह रहे हैं कि ये बारूनी साजिश है। और जब भी इस मुल्क में कोई डिक्टेटर, कोई ऐसा शख्स सीट से उतरता है तो उनको भुट्टो याद आ जाए। यही लोग हमें कहते हैं कि भुट्टो कैसे जिंदा है, हम कहते थे भुट्टो का नजरिया जिंदा है। अच्छा, तो उस दिन जब परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे तो उनको भुट्टो की बड़ी याद आ रही थी और जो है भुट्टो भुट्टो कर रहे थे कि मुझे भी भुट्टो की तरह साजिश करके शायद जो है वो कत्ल किया जाएगा। अब भुट्टो जैसे अजीब शख्स को बन नहीं सकते। अब वो, उनको पता है कि उनके इत्तेहादी, उनके अपने लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, तो अब वो कोई बहाना बना रहे हैं। मुझे तो आज मैंने कहीं क्लिप देखा, अब मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, वो तो आज सहाफियों से उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया तहरीक एतमाद में आपकी हुकूमत के बचने के कितने चांसेस, उनका 80% चांसेस हैं कि हम इसको डिफीट कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आज ये कहा, आप कह रहे हैं कि अलाइज सारे चले गए। देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो कल वोटिंग करा लें। हमें डिफीट कर रहे हैं ना, 80% इनके चांसेस हैं, तो कल वोटिंग करा लें ताकि पता चल जाए कि 80% हमारे पास है या इनके पास है। हम तो आज जो देखें, अगर हम हमारे साथ जो हैं आज एमपीएम के बाद हमारे साथ 177 मेंबर हो गए हैं जी, और इनके जो मेंबर्स हैं जिनसे खफा है उनके साथ हमारे साथ है 196 मेंबर। और इंशाल्लाह ताला क्रिकेट की जबान में जो कहते हैं, जब हम अदम एतमाद वोटिंग होगी तो हम डबल सेंचुरी करेंगे। ये मुझे बताए फैसल साहब, साथ में ये भी कहा गया है कि अपोजिशन को भी इंगेज किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पार्लिमानी कमेटी का इजलास होता है या पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन होता है, तो आप लोगों ने भी कहा था कि अगर ऐसी कोई चीज है तो सामने लेकर आए। आप लोग जाएंगे उस ब्रीफिंग में, शरीक होंगे ताकि आपको हकायक का पता चले? पहली बात तो ये 7 तारीख को ये खत आया है, फिर आज मीडिया को बुलाया गया, उस मीडिया को जिसपे इन्होंने ताले लगाए उसकी जबानबंदी की। आज वही मीडिया इनको याद आ रही है कि हमारी आवाज ये उठाएं, और अब इनको अपोजिशन याद आ रही है, बाकी चीजें याद आ रही हैं। जब ये बुलाएंगे हम सोचेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। और मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि अपोजिशन बैरूनी साजिश के जरिए मुझे हटा रही है, और अगर हम पे साबित हुआ बिल्कुल हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर ये दोबारा यू टर्न और झूठ हुआ, फिर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोगों को जो है झूठ कह रहा था, फरेब दे रहा था, लोगों को रगड़ा रहा था। जरा मेरे साथ रहेगा। मैं अमजद साहब आपकी इजाजत से, एजाज साहब आपने गुफ्तगू सुनी फैसल कुंडी साहब की। एक तो उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, और दूसरा उन्होंने कहा अगर इसमें हम मुलविस है तो जो सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिले, लेकिन अगर ये ऐसा इल्जाम है जिसको आप नहीं साबित करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है ऑनस आप पर है। सर वो तो कह रहे हैं बहुत देर हो गई है, आप कह रहे हैं आप लोगों ने बतदरीज इस मामले को सही मौके पर उठाया है। एजाज चौधरी साहब, देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं अनवार भाई कि मेरी दानिश में तो जो मैंने ताखीर की वजह बताई है उससे बड़ी वजह और कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि जो मुदरजात उस दस्तावेज़ के मेरे और आपके सामने आए हैं वो कनाइवेंस के बगैर हैं ही नहीं। उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये जिक्र है इस बात का, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जिसका भी
यानी टेबल नहीं हुई थी, उससे पहले की वो सारी दस्तावेज है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर वो पहले से कमेंट कर चुके हैं। और फिर मैं आपसे दोबारा बारे दिगर अर्ज करता हूं कि इनका एक गुरु जो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो लंदन में बैठा है, उसके साथ उनकी मुलाकातें ये खुद तस्लीम करते हैं। और बल्कि इनके एक लीडर ने कहा, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि 4 मार्च को ये और ये और ये मुलाकातें हुई हैं। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि हम तो किसी सूरत में भी इसको ताखीर नहीं समझते। हमने बतदरीज हर जिम्मेदार फोरम के ऊपर रख दिया है। और यानी अपोजिशन लीडर ने यानी PMLN के जो रहनुमा हैं, उन्होंने ये मुतालबा भी किया था कि जी इससे इतना ये अहम है तो इसे सेनेट पार्लियामेंट में लाया जाए, आप ले आए पार्लियामेंट के सेशन में, तो वो भी अब पूरी हो जाएगी उनकी बात और ये समझ आ जाएगी। और जो आज तक ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई अफसाना है, इनकी समझ में भी आ जाएगा। उस यानी इन कैमरा सेशन के अंदर तो जाहिर है और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सारी चीज को समझ लेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत या वजीर आज़म इमरान खान को किसी मुश्किल का या हजीमत का सामना करना पड़ेगा। हजीमत का सामना इन्हें ही करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं उनके नंबर पूरे हैं सर, वो तो बल्कि कह रहे हैं आपके 22 मुनर्रिफ अरकान आज उनके साथ मौजूद थे। एजाज साहब वो कह रहे हैं कि आपके 22 मुनर्रिफ अरकान उनके साथ मौजूद थे। सुन लें, इस पे भी मेरी बात सुन लें। आपको मालूम है इस पाकिस्तान के अंदर यानी ये एक मुल्क का नाम और उसके दारुल खिलाफे का नाम ले जाता है कि जी इक़्तिदार का रास्ता वहाँ से होकर गुजरता है। यानी जब कोई साजिश के जरिए इक़्तिदार में आता है तो रास्ता वहाँ से होकर गुजरता है। आपके अरकान भी शामिल हो गए साजिश पे? आपको शंबे की बात नहीं कह रहा। अच्छा, आपके अरकान भी शामिल हो गए? समझता हूँ कि वो साजिश में मेरा ख्याल है, मेरा फिक्रा पूरा हो लेने दें, उसके बाद आप तबसरा फरमाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग साजिश में शामिल हैं। मैंने 2 दफा एक शख्सियत का जिक्र किया है और मैंने उनके साथी इसके अंदर हैं। आम जो अरकान हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उनको ऐन मुमकिन है कि उन्हें इसका इल्म भी ना हो। अच्छा। जब तक उनके सामने सारी बात नहीं आएगी, उनके बारे में राय कायम करना ये कोई यानी साहिब नहीं होगा। इसलिए ये बिल्कुल मौजूद चंद, बिल्कुल चंद यहाँ की वो लीडरशिप है जो अपने आप को मुत्तहिदा अपोजिशन कह रही है, ये उनकी कनाइवेंस से हुआ है। मैंने तीसरी मरतबा ठीक है, कनाइवेंस आपका नुक्ता आ गया। मैं फैसल साहब आपसे पूछूंगा, इसका जवाब लूंगा कि आपकी इस पे कनाइवेंस शामिल है, लेकिन मैं चाहूंगा अमजद शैब साहब, हम तो ठीक है सर, आपका नुक्ता आ गया, नहीं कर रहे, हम इसे साबित करेंगे, पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन के अंदर साबित करेंगे। अमजद शैब साहब, सर ये आपने नुक्ता नजर सुन लिया, मैं फैसल साहब आपसे इसका जरूर जवाब लूंगा। उन्होंने तकरार से कहा कि आपकी कनाइवेंस शामिल, लेकिन अमजद शैब साहब आपने बयानिया सुन लिया। हुकूमत और अपोजिशन इस इशू पे, जो बड़ा सेंसिटिव इशू है, उस पे बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं। क्या वो कन्वर्जेंस हो सकती है जिसमें कम से कम इस कौमी सलामती के मामले पर हम अपोजिशन और हुकूमत को एक सफे पे ला सके? पार्लियामेंट के कैमरा सेशन वो फोरम है। पहले मैं आपकी पिछली बात पे थोड़ा एक कमेंट दे दूं। एक चीज ये है कि मियां साहब की एक हिस्ट्री है कि वो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान को लेट डाउन करते रहे। अच्छा, तो उनकी बहुत सारे काम मशकूक है। जो उन्होंने लाहौर में मोदी से मीटिंग की थी, उसमें मोदी के तमाम स्टाफ मौजूद था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, फॉरेन सेक्रेटरी था, सब थे। हमारी तरफ से सिर्फ मियां साहब थे। और जो लोग हमारे सरकारी शामिल होना चाह रहे थे, इस्लामाबाद से चले, उनको रास्ते से वापस कर दिया गया। अब ये एक गैर मोहतात रवैया भी आपका हो सकता है, क्योंकि आज दिन तक हमारे पास ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड ऐसा सच नहीं है कि जो मीटिंग हुई लाहौर में उसके मुदरजात क्या हैं, उसमें बातचीत क्या हो। अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज ना रखें चीजों को, उससे हटके काम करें, जैसे अभी एजाज चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि हमने अस्करी क़यादत से भी शेयर किया, फलां से भी किया, लेकिन क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके नहीं गए, तो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से अगर वहां लोगों की राय दी जाती है तो वो और मानी रखती है, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा सारा कुछ कि किसने क्या कहा। ठीक, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अगर इस तरह की केयरलेस रखें काम अपना, और अदारे मौजूद हो और उनको इस्तेमाल ना करें, तो हमेशा मशकूक रहती है चीज। दूसरी बात जो आपने कही कि इसको कैसे किया जा सकता है, देखिए इस सारे खेल में सबसे अहम चीज थी आपका अंदरूनी इत्तेहाद।
जी। अगर आपने किसी को मैसेज भी देना है, मिसाल के तौर पे जिस मुल्क ने ये लिखा है, आप अगर उसको थोड़ा जवाब भी सख्त देना चाहते हैं कि भाई ये आपका क्या हक है कि एक सॉवरेन कंट्री को आप धमकियां दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए अंदरूनी खलफशार खत्म होना जरूरी था और सबसे पहले आप मुत्तहिद और एक नजर आते, और वो एक आपकी पार्लियामेंट है जिसके जरिए मैसेज जाता। ठीक। उसके लिए कुछ तजावीज दी गई थी। मसलन एक तजवीज ये थी कि इसके ऊपर इस मामले को समझते हुए, खतरा समझते हुए, ऑपोजिशन जो है उसको रिक्वेस्ट की जाए कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन अपना विड्रॉ कर लें, मोशन, और हुकूमत को की जाए कि आप कुछ देर के बाद, हफ्ता 10 दिन में आप फ्रेश इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दें। अच्छा, लेकिन इसके लिए दोनों साइड इकट्ठी बैठे और एक दूसरे को कायल करके, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को कायल करके आप गारंटीज वगैरह भी अपनी खुद रखें ताकि ये मामला बाहर किसी और के कंधे पे ना आए। लेकिन उस पर खान साहब ने कहा कि मैं तो इनके साथ बैठने को तैयार ही नहीं। अब चीज ये है कि अगर आप बैठने को तैयार ना हो, बात ना करें, तो फिर चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। असल चीज ये है कि कौमी मामला जो है, जैसे कश्मीर का इशू है, आपकी इकॉनमी के मसले हैं, ठीक, इस पे कौमी इत्तेहाद बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आपको बड़े सख्त फैसले करने होंगे जिसकी ओनरशिप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लेनी होगी, और वो कौमी इत्तेहाद से हो सकता है या आपके पार्लियामेंट के अंदर ठीक है, एक यूनैनिमिटी ये आगे सर उससे होगा। वो आपने कहा नहीं, अब तो क्या, ठीक है सर, आपका नुकता आ गया था। आपने कहा कि ये चीजों यूनैनिमिटी को- की बात की, ये आपने कहा कि ऐसी कोई ऑफर थी। अब ये नहीं मालूम कि इस वक्त भी ऑन द टेबल है या नहीं, लेकिन मैं फैसल कुंडी साहब, सर क्या ऐसी सूरत कोई निकल सकती है जो अमजद शोएब साहब ने कहा, अगरचे उन्होंने कहा कि ये बात पहले सजेशन आई, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, कि अगर ऐसी बात की जाए कि आप लोग अपना मोशन वापस ले लें और हुकूमत जो है वो कुछ अरसे बाद फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दे? पाकिस्तान में माजी में बहुत से इशूज आए हैं, कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हमले के हवाले से, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। और आपको पता होगा, आपने, मैंने, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि जब भी इस किस्म के इशू आए, पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद होती थी और एक शख्स मौजूद नहीं होता था, उसका नाम इमरान खान हो। तो आज जब उसकी बारी आ गई, अब कहते हैं कि आप लोग आ जाए, नेशनल सिक्योरिटी प्लान देंगे, उसे भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हमारे वज़ीर आज़म इलेक्ट होंगे तो उनको हम कहेंगे पहले इनके खत का इशू पार्लियामेंट में टेकअप कर लें, और डेफिनेटली हम सिफारिश भी करेंगे कि इनके खत का इशू पार्लियामेंट में टेकअप किया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे तब इसको टेकअप किया जाए, लेकिन एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप लोग इसमें मुलव्विस है, कनेवेंस है, और वो बैनुल सतूर नवाज शरीफ साहब और जो मुत्तहिद ऑपोजिशन उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर हम मुलव्विस हैं तो हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं। अच्छा, फिर इमरान नियाजी पे आर्टिकल 6 लगाएं। शॉर्टकट बात, आगे बात ही नहीं करते। आर्टिकल 6 अच्छा, नहीं है। ये एजाज चौधरी साहब वो तो कह रहे शॉर्टकट बात कर रहे हैं। हो जाए, आपके इमरान पे आर्टिकल 6 लगेगा, या अगर हम मुलव्विस हैं पे आर्टिकल 6 लगाए, हम एग्रीड हैं। एजाज साहब आपने सुना, वो कह रहे शॉर्टकट ही आर्टिकल 6 लगाए जो इस पे कसूरवार है। और अगर झूठ बोले तो देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करता जी जी, हूं। वो आपको लगता है, आप पहले जवाब तो सुने। ये सुन लें, जी जी एजाज पहली साहब, बात तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जिस रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया था, सारी अपोजिशन ने उस दिन कहा था हमें वज़ीर आज़म ही नहीं मानते। उस दिन से लेकर आज तक जब फैसल करीम कुंडी साहब फरमा रहे हैं, जिस आदमी को आप वज़ीर आज़म ही तस्लीम नहीं करते, फिर उसके साथ बैठने की भी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, यानी ये तो तुरफा तमाशा है। बाकी सब लोगों के साथ कमेटियां पार्लियामेंट की बनी हुई, चाहे कौमी असम्बली की हो चाहे सेनेट की हो, वहां पर हम सब बैठ के बात करते हैं। लेकिन एक आदमी के सिरे से आप निगेशन करते हैं, किसी दर्जे में उसे आप वजीर आजम नहीं मानते, तरह तरह के उसके ऊपर नाम धरते हैं, फिर तकाजा ये करते हैं कि वो आपके साथ आके बैठे भी। ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये रही आर्टिकल 6 लगने की। मैं तो असल में बिल्कुल तैयार हूं इस बात के ऊपर कि इसको बिल्कुल थ्रेडबेयर इस बात को देखा जाए कि इसके अंदर कौन लोग मुलव्विस हैं। आप मुझे बताइए कि अगर वो दस्तावेज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करती है, वो दस्तावेज कहती है कि अगर इमरान खान रह गया तो नुकसान पाकिस्तान को होगा, और वो दस्तावेज कहती है कि अगर इमरान खान हट गया तो आपके लिए आसानियां होगी। अब आप समझते हैं कि कोई बैठा अपने घर में ये सारी बातें यकतरफा के तरह। मैं तो ये बिल्कुल तैयार हैं, आपको अगर साबित ना हो जाए
मैं तो जितने मंदरजात उसके बाहर हैं उसी के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, सही कह रहे और हैं। ये बात तो ये साबित कहां पर होगा एजाज चौधरी साहब, इसका क्या तरीका कार है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी एक फोरम है, ठीक, पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट एक बालातर फोरम है, ठीक, दोनों जगह। यानी तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रख देते हैं, आज हमने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा सेशन में रख देते हैं, जहां कानूनी तौर पे भी उसका तकाजा यही है और कोई यानी रूल्स जो है वायलेट नहीं होते, दोनों तरह हम। ठीक है, चलिए ये तो सब नुकता आ गया, अब जरा सियासी बात भी कर लेते हैं। वाली बात है तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा। मैं फैसल कुंडी साहब, फिर अमजद साहब आपका साथ। तो फैसल कुंडी साहब, पॉलिटिक्स की जरा, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बात है, क्योंकि वो बार बार बात आ रही है कि जो दस्तावेज में तरीका एतमाद का मुतअद्दिद बार जिक्र है, तो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि उस पर जिक्र है और आप लोग यहाँ तरीके एतमाद 8 को ले आते हैं, 7 को जिक्र आता है। सर, ये एमक्यूएम को कैसे मना लिया आप लोगों ने? पीएमएल से भी बड़े आपके इकट्ठे होकर बैठ रहे थे, मुबारकबादें वसूल हो रही थी, वो तो एजाज चौधरी साहब की जमात के पास चले गए, लेकिन एमक्यूएम लोग आप अपने पास ले आए, बहुत कुछ दे दिया। कुछ बताएंगे वो 18 नुकाती क्या चार्टर आप लोगों का आपस पे तय हुआ है, उसकी क्या मोटी मोटी बातें हैं? फैसल कुंडी साहब, कुंडी साहब हैं हमारे साथ? दोबारा हम कोशिश करते हैं। जी भाईजान रिपीट करें। जी, मैं ये आपसे सवाल कर रहा था कि ये तो एजाज साहब ने कहा है कि वो भी तैयार हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फोरम हो, पार्लियामेंट का फोरम हो, इसकी जरूर जांच पड़ताल की जाए। आपसे सवाल ये है कि वो क्या ऐसा जादू का चिराग आपके पास था कि इनके इत्तेहादी एमक्यूएम को आप लोग अपने पास आज ले आए 7 वोटों के साथ? क्या कुछ माना उनसे आप लोगों ने? देखें, हमने जब 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन बिलावल साहब ने कि हमारे पास अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं जी, और उसके बाद ये चीजों को लंबी करते रहे, कभी इसी के पीछे छुपते रहे, कभी क्या करते रहे, कभी क्या करते रहे, और हमने इत्तेहादियों के साथ डायलॉग्स किए। ये इत्तेहादी माजी में हमारे इत्तेहादी थे, आज ये इत्तेहादी हैं, और हमने कहा था इत्तेहादी कभी भी जा सकते हैं। और आज देखें कि इनके इत्तेहादी लोग जो है वो अपोजिशन छोड़ के हुकूमत के पास जाते हैं। आज जो है अगर ये उनको इज्जत देते, अगर वो उनके साथ अच्छे सलूक करते, तो आज इनको ये दिन देखने न पड़ते। मैं अभी भी अपनी चीज दोहराना चाहता हूँ कि आप जिस फोरम पे कहें हमें एक कमेटी बनानी चाहिए, पार्लिमानी कमेटी बनाए, पार्लियामानी लेकिन कमेटी। आर्टिकल 6 पे मेरे भाई एग्री करते हैं, जी जी, बोल अपने मुंह से कि आर्टिकल 6 अगर हुआ तो आर्टिकल 6 लगेगा पोजीशन पे, अगर झूठ हुआ तो इमरान पे लगेगा। वो कह रहे हैं कि वो तैयार है, वो तो कह रहे हैं हम तैयार हैं, आप पार्लियामेंट का फोरम हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। आर्टिकल 6 के लिए तैयार है ना? एजाज साहब तैयार है ना? मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सारे एजाज साहब बराह रास्त सुन रहे हैं। एजाज चौधरी देखिए, मेरा ख्याल है पता नहीं क्यों कुंडी साहब की शायद लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मैंने तो इतनी क्लैरिटी के साथ ये क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो तीन उसकी वाज़ेह बातें उसके मदरजात की सूरत में सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अगर यहां से कोई मुलव्वस नहीं है तो मुझे बताइए कि उन्हें यानी अदम एतमाद की तहरीक का कैसे पता चला? कैसे पता चला? कुंडी साहब बताइए, वो बार बार कह रहे हैं एजाज चौधरी साहब के तहरीक अदम एतमाद को उन्हें कैसे पता चला? मेरा पूरा फिक्रा पूरा होने दे जी, अनवार भाई, फिक्रा पूरा होने दे। जी जी करिए। यानी उसके फेल होने की सूरत में पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा, और अगर वो यानी अदम एतमाद पास हो जाता है तो फिर आसानियां होंगी। जी, कुंडी साहब वो कह रहे हैं उन्हें कैसे इल्हाम हुआ? ये यकतरफा कोई मुल्क हमारे लिए बातें बना के भेज। जी सर, आप जवाब सुन ले। जी कुंडी साहब, पत्ते को पता था जब चेयरमैन बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम अवामी मार्च करने जा रहे हैं, हम जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए इस वजीर आजम को हटाएंगे। हमारे पीडीएम की तो हम तो पीडीएम नहीं है, हम अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है। हमने पीडीएम को कहा, हमने पीडीएम के दोस्तों को राजी किया कि अदम एतमाद के जरिए जो है, और वही अदम एतमाद पे हमारे पीडीएम के दोस्त राजी हुए। तो अचानक कैसे राजी हो गए फिर पीडीएम के दोस्त आपके? जी, अचानक कैसे राजी हो गए? आपकी इस पहले सजेशन से तो हामी नहीं भरते थे, इस्तीफों की बात करते थे, लॉन्ग मार्च की बात करते थे। अब खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हाँ। अब ये आलमी साजिश न बनाए, इनके दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, दिन इनकी मार है, इंशाल्लाह ताला इतवार को आप देख लेंगे क्या सूरत है। ये अमजद साहब, एजाज साहब आता हूं। अमजद साहब सर बताइएगा ये एमक्यूएम कैसे चलेगी? फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं कि वैसे इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहते हैं, ये बाप पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान ये टूट के हुकूमत से टूट के मुत्तहिदा अपोजिशन के पास चली गई। आपका क्या तज्जिया है अमजद साहब? देखिए, मैं जरा थोड़ा सा सारी सियासत पे जिसमें एमक्यूएम ने भी अपना खेल खेला, अच्छा, मैं उसमें थोड़ी नजर
देखिए होता ये है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि जिसमें जहां पे बहुत सारे मुल्कों के इंटरेस्ट जो है वो क्लैश करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान घिरा हुआ है दुश्मनों में और भारत सबसे आगे। और भारत के जरिए फिर कई और मुल्क भी अपना हिसाब किताब चुकाते हैं और अमेरिका डेफिनेटली यहाँ पे अपना बहुत इन्फ्लुएंस रखना चाहता है। वो बरसों बेशक इंतजार करें, लेकिन ये कुव्वतें जो आपके दुश्मन होती हैं वो इंतजार करती हैं कि जिस वक्त आपके अपने मुल्क के अंदर इंतशार होगा तो वो उसको एक्सप्लॉइट करें। अगर वो दुश्मन एक्सप्लॉइट ना करे तो फिर वो मैं समझता हूँ दुश्मन नहीं है जी। लिहाजा यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बाहर से लाजमन काम किया गया हो। अब बाहर से जब लाजमन काम होता है तो वो कतन ये नहीं होता कि वो पार्टी के हर फर्द को जा जाके बताएं कि हम ये करवाना चाहते हैं आपसे। वो पार्टी के लीडर या पार्टी के एक दो लोग जो होते हैं उनको वो टैप करते हैं उनके साथ और उससे सीक्रेसी मौजूद रहती है। बाकी लोगों को तैयार करना उनका काम होता है। लिहाजा आम लोगों में ये कभी भी चीज बाहर सामने नहीं आ सकेगी जब तक कि कोई बड़ी जबरदस्त इंक्वायरी करके, इंटेलिजेंस के जरिए इंक्वायरी करके लोगों को सामने ना लाया जाए, कन्फ्रंट ना किया जाए, वरना इसी तरह होगा, कोई मानेगा नहीं। जैसे अभी फैसल कुंडी हैं, अब इनके इनमें तो कुछ नहीं होगा ना, फैसल कुंडी को तो नहीं आगे अमरीकी मिले या कोई और मिला, तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हालात मौजूद थे, जिस तरह के करप्शन के, बेपनाह करप्शन के केसेस दो फैमिलीज के गिर्द घूम रहे थे या उनके अपने मिलने मिलानों के लिए मिलने मिलाने वालों में घूम रहे थे, उनके जो वफादार थे, तो दो पार्टीज जिनको वो चला रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह, उन पॉलिटिकल पार्टीज में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक फीलिंग थी कि इस शख्स को हटाया जाए ताकि ये मसाइल हमारे हल हो। ओके। अब उसको हटाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। जो तरीका किया गया वो जमहूरी तरीका है कि आपको नंबर गेम में ले आए और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है। उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, अब आप जा जाए MQM के PMLQ आ जाए, इन लोगों को देख लें, ये सारे मारे हल्काए लोगों की तरह फिरते रहे हैं, अपनी बोलियां लगवाते रहे, कभी हुकूमत के पास कभी उसके पास। आप सोचिए कि उन्होंने एक पांव इस कश्ती में, हुकूमत की कश्ती में रखा हुआ था जो आज निकाला, यानी जो वजारतें उनके पास थी वो उसके याशी आज दिन तक लूटते नहीं, आज उन्होंने उससे पांव निकाल के तो दूसरी साइड पे चले गए हैं क्योंकि बेहतर कीमत मिल गई। ये अलमिया है आपकी सियासत का। वो तो कहते हैं कौम के वसीतर मफाद में इकट्ठे हो गए सर शुएब साहब। ना कत्तन नहीं। ये सिचुएशन कल पीपल पार्टी को भी आ सकती है, ये सिचुएशन कल PMLN को भी आ सकती है, क्योंकि हर पार्टी में ये तबका मूव करता है। अच्छा, ये तो आपका नुक्ता है। जरा एक मिनट रुकिएगा, फैसल कुंडी साहब से जवाब इसका ले लेते, फिर मैं आपसे जरूर पूछूंगा। ये तो आप PPP और PMLN के बारे में कह रहे हैं, ये क्या वजह है कि एजाज चौधरी साहब की जमात के 22 अरकान जो है वो मुनरिफ होकर से हाउस में बैठे हुए हैं, और अलीम खान ग्रुप बना हुआ है पंजाब में, वो मैं एजाज चौधरी साहब से पूछूंगा, जहांगीर तरीन ग्रुप बना हुआ है, एक हम ख्याल ग्रुप बना हुआ है, तो इनकी इन हाउस इनकी आपस की जो पार्टी है उस पर भी तो इंट्रा फाइटिंग चल रही है ना, इसकी क्या वजूहत है? लेकिन कुंडी साहब आप हैं ना सर हमारे साथ? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ। सर ये आपने सुना, आप जो शाह साहब कह रहे हैं, आपसे तो नहीं रब्ता करेंगे ना, आपकी टॉप लीडरशिप से रब्ता किया होगा गैर मुल्की अनासिर ने या गैर मुल्की कुव्वतों ने, और दूसरा वो कह रहे हैं ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है आपकी जमातें, आप लोग अपने खानदानों को बचाने के लिए जो है वो आप लोग जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं और कीमत लग जाती है। अगर इस दफा आप लोगों ने उनको साथ कर लिया है MKM को, तो अगली दफा हो सकता है ये आपके खिलाफ हो जाए। हम जो शैब साहब का तज्जिया है, बड़े इनके, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी एज की वजह से कि ये एक ऑनरेबल मैन है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के मुतालिक ये बातें करते हैं जी, तो मुझे ये बताएं कि जब अदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नाकाम हुई थी और हमारे 11 बंदे गए थे, तो अमजद शुएब साहब की नजर में शायद वो जमीर की आवाज पे गए होंगे क्योंकि वो हमारे खिलाफ थे, और जो हम साथ आ जाते हैं वो फैसलों पे होते हैं। अब मुझे बताएं ये जो ग्रुप था, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल। अमजद साहब मैं आता हूं सर, इसकी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप सुनिए, फिर आपको मौका मिलेगा। मैंने बड़े हौसले से सुना, आप हौसला करें थोड़ा। सबका मसला है, ये सारी पार्टियों का मसला है कि उनमें ये लोग, जहांगीर तरीन साहब और जो है अपना अलीम खान साहब, ये इमरान खान साहब के मौसम थे, और इमरान जो है वो मौसम खुश आदमी है, उन्होंने इनके साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है। अच्छा, इनके पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में खड़े होके, पार्लिमानी पार्टी में खड़े होके, कैबिनेट में खड़े होके इनके खिलाफ तनकीद करते थे, तो वो आप नहीं सुनते थे, सारी दुनिया सुनती थी कि इनके क्या हालात हैं। अगर ये पार्टियां, ये इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएं तो गुनाह कबीरा कर रहे हैं, अगर वो चले जाएं PTI के साथ तो मदीने की रियासत को फरोग दे रहे हैं।
ये बयानिया मैं बिल्कुल बाय नहीं कर सकता हूँ। ये अच्छा। बताएं कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मैं पार्टी के अंदर 2 दफा चेयरमैन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, 2 दफा से ज्यादा चेयरमैन नहीं होगा। आज भी इमरान जो है वो एक्सटेंशन पे चल रहा है एज ए पार्टी चेयरमैन। तो उनके लिए भी कोई अच्छे अच्छे कलमार जो के लिए आपने फरमाए हैं उनके लिए बताएं। उन्होंने जो लोगों को इज्जत नहीं दी, हम हमेशा लोगों को इज्जत देते हैं, वो जो इज्जत देते हैं सब दुनिया को पता है किस तरीके से वो इज्जत देते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप जो इल्जाम पे हम पे लगाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक हम कामयाब करके रहेंगे। अच्छा, ये तो मैं पूछता हूं, लेकिन एजाज साहब, अब शुएब साहब आपके पास, तो एजाज चौधरी साहब, सर ये देखे ना, आपको भी अपनी पार्टी के अंदर भी तो देखना होगा ना। जी शुएब साहब कुछ कहना चाह रहे? हाँ, मैं ये कह रहा था, फैसल मेरी बात नहीं समझे। मैंने ये कहा कि ये चंद लोग हैं जो घूम रहे हैं मुख्तलिफ पार्टी। अब पीटीआई में भी ये लोग मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए थे। जहांगीर तरीन पहले पीएमएलक्यू में थे और जहांगीर तरीन शुगर स्कैंडल का एक मेजर हिस्सा थे। अच्छा। जब उनके ऊपर हाथ था तो अपनी ही पीटीआई से 40 आदमी निकल आए जो कि पुल की पत्तियां फेंक रहे थे उसके ऊपर और कह रहे थे कि जी अदालत में इसको कैसे लेके जा। यानी एक आदमी, एक लीडर इमरान खान, जो जिसका मंशूर का पहला पॉइंट कि मैंने करप्शन खत्म करनी है, करप्शन पे लोगों को पकड़ना है, सजाएं देनी है, उसकी अपनी पार्टी से 40 आदमी निकल आए। वो इसीलिए कि ये मरगूबा था, ये दाएं बाएं से आए हुए थे लोग। इनका ख्याल था कि पीटीआई में चले जाएंगे, हुकूमत आ गई तो हमें कुछ मिल जाएगा, नहीं मिला तो वो खिलाफ हो गए। ठीक। और आगे भी जाएंगे तो इसी तरह ये प्रॉब्लम जो है ये कल पीपल्स पार्टी को भी आ सकती है, पीएमएलएन को, जिसकी भी हुकूमत होगी उसमें अगर पूरी इनके पास मेजॉरिटी ना हुई तो इत्तेहादी भी ब्लैकमेल करेंगे इनको, 4-4, 5-5 सीटों वाले इनको ब्लैकमेल करेंगे, इनसे निकलवाएंगे जो आज करते रहे। और ये खेल चल रहा है, यहाँ पे खेल चलता रहेगा। ठीक है, एजाज चौधरी साहब, सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आपके अंदर भी तो ग्रुप बंदी है सर इतनी ज्यादा? मेरा ख्याल है कि मेरी बात का जवाब जनरल साहब ने दे दिया है, उसी को आप काफ़ी समझें। और बाकी ये है, मैं तो उस तमाशे को अपने ऐसे ज़हन में देख रहा हूँ कि माशाल्लाह 10-11 पार्टियाँ होंगी और एक मलगूबा होगा सियासी जमातों का, जो खुदा न खास्ता सुम्मा खुदा न खास्ता यानी इस तहरीक की कामयाबी की सूरत में होगा। उस वक्त पाकिस्तान की शक्ल क्या होगी, और हर आदमी के अपने मुतालबात होंगे और हर आदमी लाकर नए से नई रोज़ाना थ्योरीज और वो पेश करेगा। तो क्या करेंगे ये फिर? हमने तो बड़े तहम्मुल के साथ 3.5-4 बरस गुजारे अपने इत्तेहादियों के साथ और उसीलिए बुनियादों पे गुजारे। अच्छा, एक बात आप चले क्यों गए फिर सर आपसे? ये जितनी सियासी जमातें हैं ना, दीगर जितनी सियासी जमातें हैं ना जी दूसरी, इनके अंदर इनकी लीडरशिप के सामने कोई दम नहीं मारता। मुझे अच्छा। बताइए कि कोई एक वाकया, यानी ये जितनी सियासी जमातें हैं, ये जो यानी वो लिमिटेड कंपनीज जिनको कहा गया है कि फलां इब्ने फलां बिनते फलां, और अगर बेटा ना हो तो दामाद, दामाद ना हो तो बहू, ये जो सारी पार्टियां हैं यहाँ तो कोई दम नहीं, ऊंचा सांस नहीं लेते। तहरीक इंसाफ का आज नहीं, जब ये हुकूमत में नहीं भी थी तो उस वक्त भी आप सुनते थे कि इमरान खान के सामने फलां ने खड़े होके बात की, फलां ने खड़े होके बात की। इसलिए हमें कोई ताज्जुब नहीं है। और जिन लोगों को एहतसाब की तरफ जाना पड़ा उन्होंने रिटेलिएट करना ही करना था। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक नई सियासी जमात है। इन्होंने 3-3, 4-4 मरतबा हुकूमतें की हैं। अच्छा। आज जो पाकिस्तान की शक्ल है वो इन्हीं की बनाई हुई है। कौम इन सारे चेहरों को देख के खौफजदा हो जाती है कि खुदा ना खास्ता ये वापस आ जाएंगे। अगर अच्छा। पाकिस्तान इन्होंने नहीं बिगाड़ा तो पिछले 3-4 दहाइयों में कौन हुक्मरान रहा है जिसने ये पाकिस्तान का हाल किया है? हमने तो 3.5 बरस के अंदर 2 साल कोविड गुजारे और हमने वो काम किया कि दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान की तकलीद की जाए जिस तरह कोरोना को उसने फाइट किया है। हमारी तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, हमारी रिमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, हमारी इंडस्ट्री के अंदर इजाफा हुआ। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर की जो जितनी इनकम थी उसके अंदर एक साल में 1100 अरब का इजाफा हुआ। यानी दुनिया भर के अंदर। तो सर मैं एजाज साहब इससे ये नतीजा खस करूं कि आपकी जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो तो जबरदस्त थी, लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो कमजोर रही। एजाज साहब नहीं, मैं नहीं समझता। हमारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमारे उसूलों के ऊपर है,
महज हुकूमत करने के ऊपर नहीं है। ओके, यानी ठीक अगर है। हम ये कहें महज हुकूमत कि पे नहीं है, शहबाज जरा शरीफ फैसल को साहब से भी जवाब ले ना लेते हैं पूछा सर जाए मकसूद चपड़ासी कौन है, अगर शहबाज शरीफ को ना पूछा जाए कि मकसूद चपड़ासी कौन है, मैं समझता हूं सब कुछ ठीक हो जाए। इनके सबके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। इमरान खान का तो कोई मुकदमा किसी अदालत के अंदर नहीं चल रहा। ठीक है। फैसल परेशानी ये है, फैसल कोटी साहब वो कह रहे हैं आप तो ऊंचा सांस नहीं ले सकते अपनी लीडरशिप के सामने। एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं, और उनका हम लोग तो खड़े होकर इख्तलाफ भी कर लेते हैं, आप लोग की लिमिटेड कंपनी, हमारी तो जमहूरी पार्टी है। बड़े अच्छी बात इन्होंने की, इनकी जो है वो जमहूरी पार्टी, हम तो ओपनली हर किस्म की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। पार्टी की जो है वो पॉलिसी का पता नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी में जब इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इनके वजीर आजम से सवाल करे तो जवाब में मिलता है कि इसको पार्टी से फारिग कर दो। जब कोई भी एंकर इनके खिलाफ प्रोग्राम करे उनको कहते हैं ऑफ एयर कर दें। तो ये तो जब इनके एमएनए या किसी की जो है वो प्रोग्राम जो उनको मना किया जाता है और एंकर्स को जो है वो हाउस अरेस्ट कर देते हैं अपने घरों में, वो जो प्रोग्राम चलाए तो उनका जो चैनल है वो ऑफ एयर किया जाता है। ये है जमहूरियत। आज मीडिया के साथ इनकी हुकूमत जो कर रही है, मैं समझता हूँ कि आमरीत में भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। जहां तक बातें ये कर रहे हैं, पहले तो जाके तलाशी दे फॉरेन फंडिंग की, जहां जो है पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से जो पैसे आपने लिए, क्यों आप फॉरेन फंड की तलाशी से डर रहे हैं? बताया ना कि आपके जो है कंप्यूटर वाले ने या उन लोगों हम दे चुके हैं, वो कह रहे हैं हम दे चुके हैं तलाशी सर, वो कह रहे हैं हम दे चुके हैं। मैंने दे चुके हैं, आपने नहीं दी, आपने नहीं दी, नून लीग ने नहीं दी। हमारे अकाउंट गजेटेड मौजूद हैं, आपके ऑडिटेड भी मौजूद नहीं है। आपके दरमियान नहीं बोला ना, तो आप थोड़ा तसल्ली से मेरी बात सुनते, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तसल्ली से सुना है। देखें, आपने तलाशी देनी है, आपने कोई नहीं दी। आपने पिछली दफा भी आपने कितने वकील चेंज किए, कितने पेशियां मांगी, कितने चीजें की, आपको तलाशी देनी पड़ेगी, वरना आपको जबरदस्ती तलाशी दी जाएगी। आपको तोशे खाने का हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो चीजें आपने बाहर ममालिक में बेच दी हैं, अगर आप नहीं देंगे तो जबरदस्ती आपकी तलाशी ली जाएगी तोशे खाने की। ये चीजें होनी है। अब जो है हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, हवाओं का रुख बदल गया है। जी, फैसल कोटी साहब कह रहे हैं, एजाज चौधरी साहब और अमजद शोएब साहब, लास्ट कमेंट अमजद शोएब साहब 30 सेकंड। हवाओं का रुख बदल गया, कोटी साहब का लास्ट वर्ड ये है। ये मैं कुंडी साहब की एक बात पे मैं तायद करता हूं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर इमरान खान के दौर में तसाब नहीं हो सका इसलिए कि सारा सिस्टम जो है वो होस्टेज था टू द करप्ट माफिया, तो कम से कम अब अगले हुक्मरान आके तो इस पार्टी का कर दे, क्योंकि इसमें भी लोग जो हैं जहांगीर तरीन जैसे मौजूद थे, अच्छा, जिन्होंने हैंडल किया। और आप आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट गिरा ली जाती है तो मैं ये नहीं समझूंगा कि इसको पाकिस्तान के अवाम ने गिराया है। मेरी नजर में इसमें 40-50 वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक अपनी कीमत वसूल करने के लिए सरगर्दा फिरते थे, उन्होंने गिराया है, उन्होंने गिराया है। ये सर कमेंट, सर लास्ट कमेंट्स आपके आगे। आप समझते हैं आवाम में नहीं गुजारे, वक्त खत्म हुआ जाता है। हमारी ये बहस और मुबाहिसे तो रहेंगे। व्यूअर्स, आज की नशिस्त थी, बहुत सेंसिटिव इशू है जो धमकी आमेज खत है, उस पर मामला आगे कैसे बढ़ते उस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। नंबर गेम्स जो ऊपर नीचे हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी ये हर घंटे का मैच है और 3 अप्रैल को जो डेट बताई जा रही वोटिंग, तब तक ये फैसला होगा कि कौन अददी अक्सरियत हासिल करता है और कौन नहीं हासिल कर पाता। तब तक के लिए और कल तक के लिए सैयद उमरुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की पूरा टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।